हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी। अब देखो चैप्टर नंबर सिविक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक में आप सारे चैप्टर्स देख लोगे ना, उसके अंदर आपको 2-3 टॉपिक आपको कॉमन मिल जाएंगे। पहला होगा डिस्क्रिमिनेशन का, दूसरा होगा आपका डेमोक्रेसी का और तीसरा आपका होगा इक्वालिटी का। तो इस 7th क्लास के अंदर हम ऑलरेडी इक्वालिटी के बारे में इतनी कुछ बातें कर चुके हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा इस बार बात नहीं करने वाला। मैं इस बार आपको जो आपका बेसिक इसके अंदर आपको जो मेन जो टॉपिक है ना, मैं आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करना, राइट। तो पहली चीज़ है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको कहता है कि भाई रिलीजन, सेक्स, कास्ट, वॉट एवर एनीथिंग, रिच या पुअर, कुछ भी हो, किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सब लोग इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेट लॉ। किसी भी के रूप में आप लोग सब लोग इक्वल रहोगे इन एनी कंडीशंस, राइट। ओके, आगे बात करते हैं कि इक्वल रखने के लिए क्या किया गया। इक्वल रखने के लिए क्या किया पता है कि पावर ओवर द कहते हैं कि एक वोटिंग पावर दी गई, राइट। चाहे आपने पहले भी हमने इसके बारे में बातचीत की हुई है किस तरीके से वोटिंग पावर्स दी गई, राइट। किस तरीके से एक घर के अंदर एक जो महिला है वो घर का काम कर रही है, मतलब किसी के घर पे एक लेबर वर्क कर रही है, उसके पास भी वोटिंग पावर है और उस घर के मालिक के पास भी वोटिंग पावर है, पर दोनों के वोट की पावर 1 है, राइट। चाहे वो अमीर इंसान, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, पर वो वोट देने जाएगा तब उसके वोट की पावर भी 1 होगी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर तो उसके पास वोट की पावर 50% होगी, नहीं, वो भी एक ही वोट डाल सकता है। और उस अमीर इंसान के घर के अंदर काम करने वाला इंसान भी एक ही वोट डाल सकता है। क्लियर? ये पूरी की पूरी सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक चीज़ के अंदर जस्टिफाई किया जाता है कि इन एनी हाउ द पीपल हैज़ बीन इक्वल टू द लॉ ऑफ द वोट। क्लियर? आगे बात करते हैं कि ओके, स्ट्रगल फॉर द इक्वालिटी। मैंने पहले बता रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरियत हो, कुछ भी हो, आपको कहीं कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आप चाहे आपको सबकी इज्जत करनी है, आपको सबको इक्वल रखना है। आगे बात करते हैं कि जो वुमेन स्ट्रगल्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, राइट, उसके बारे में हम लोग बहुत पहले जो आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं हम लोग उसके अंदर रीड आउट कर चुके हैं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि कौन कौन से बड़े वुमेन स्ट्रगल्स हुए थे, किस तरीके से उनकी जो आपको याद होगा तो आसाम वाली पूरी घटना मैंने आपको बताई थी, राइट। तो वो जो सारी घटनाएं थी वो भी आपके कहीं वुमेन स्ट्रगल्स के अंदर आ जाती हैं, राइट। तो इस तरीके से धीरे धीरे अब देखो, अब ये चैप्टर्स के अंदर आपका खाली एक जो सबसे मेन पॉइंट है ना वो आपका आता है, सबसे मेन पॉइंट है वो है तवा मत्स्य संघ। क्या है? तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर तवा मत्स्य संघ एक आंदोलन हुआ था, वो आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। बाकी इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ खास नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं तो आपके यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि ये भी 2-3 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि तवा मत्स्य संघ वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब उसके अंदर किस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया गया था, या फिर वो जो था, वो जो संघ था, या फिर वो जो सत्याग्रह था, या फिर कह लो कि वो जो एक फ्रीडम फाइट थी या वो स्ट्रगल था, उस पर्टिकुलर कौन से स्टेट में हुआ था, तो वो मध्य प्रदेश में हुआ था। अब दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले याद रखना आपको है कि सातपुरा, जो सातपुरा आपका फॉरेस्ट है एमपी के अंदर, ये लोग उनके साथ हुआ था। तो आप इसको अब ये देखो, अब जो आपको ये दिया हुआ है ना, आप इसको रीड आउट पहले कर लो शांति से कि ये चीज़ें थी, यहाँ पे हुआ था, ये आपने रीड कर लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। ओके, सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ तवा मत्स्य संघ सत्याग्रह, या कह लो स्ट्रगल फाइट हुई, फ्रीडम फाइट हुई, ठीक है। इंडिया आप ये इस वर्ड को यूज़ कीजिए। किसने शुरू की? तो शुरू की थी आपके फेडरेशन ऑफ द फिशरमैन कॉरपोरेशन ने, ठीक है। क्यों शुरू की थी? क्योंकि इनको चाहिए था राइट टू फार्मिंग ऑफ ए फिशिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। उनको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कहाँ पे? ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये जो तवा के दिख रहा है आपको, जो मैंने मार्क किया हुआ पूरा गोल मिट्टी में दिख रहा है आपको, हाँ। तो ये जो तवा वाला एरिया है ना, इसके अंदर आपको उनको चाहिए था सबसे पहले कि उनको फिशिंग का पूरा के पूरा प्रावधान उनको वहाँ मिले, पर उनको मिल नहीं पा रहा था। हुआ क्या था कि हुआ ये था कि 1958 के अंदर, ठीक है, कब? 1958 से लेके 1978 तक, कब तक?
यहाँ पे देखो मैंने डेट लिखी हुई है ऑलरेडी, कौन सी है कि 1958 से लेके 1978 तक, जब उनकी इस टाइम स्लॉट के अंदर जब वहाँ पे तवा डैम बनाया जा रहा था और किसी और पर्पस के लिए, ठीक है, उनका जो उस टाइम पे मध्य प्रदेश सरकार थी उनका कुछ और विज़न था, बट अपने उस बिग विज़न के लेके उन्होंने जो वहाँ की जो लोकल आदिवासी जनजाति थी, जो वहाँ की जो लोकल जनजाति थी, उनकी जो लाइफस्टाइल थी ना, उसको उसने तहस नहस कर दिया था। क्यों? क्योंकि जब 1958 से लेके 78 तक जब उस डैम का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ ना, तो आसपास का जितना भी एरिया था जहाँ पे वो एग्रीकल्चर फार्मिंग करते थे, जहाँ पे वो फिशिंग करते थे, कुछ भी करते थे, वो सारा का सारा एरिया इतना तहस नहस हो चुका था कि अब उनके पास कोई रोजगार नहीं था कि वो क्या करे अब उस एरिया के अंदर। इसलिए वहाँ पे सबसे पहले एक संघ बनाया गया, एक तरीके के लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव को साबित किया कि भाई ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, अब ये हमारे लिए बात आगे करेगा। तो एक संघ क्रिएट किया गया, उस संघ का नाम दिया गया फेडरेशन ऑफ द फिशिंग कॉरपोरेशन। क्लियर? अब इनका मेन काम क्या था कि वो जाके सरकार के विरोध में काम करे, सरकार के पास से अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करे। ओके। बाद में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करती है। एक और प्रॉब्लम होती है, कब इशू होता है, देखो अब ये जो पूरा प्रोसेस था ना वो बहुत लेंदी था, ठीक है, ये प्रोसेस बहुत लेंदी था क्योंकि ऑलरेडी 58 से 78 के बीच में डैम बन रहा था, उनकी लाइफ ऑलरेडी तहस नहस हो चुकी थी, उनकी जो एक जीवनचर्या थी, वो लोग फिशिंग के ऊपर डिपेंड थे, अब वो भी पूरी ख़त्म हो चुकी थी उनके पास, अब उनके पास कुछ करने के लिए था नहीं। अब होता ये है कि इसको और प्रेशराइज करने के लिए अब लोग यहाँ पे विरोध तो कर रहे थे, पर लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे थे क्योंकि इस टाइम पे उनके पास संघ नहीं था, राइट। तो इन्होंने संघ की शुरुआत तो कर दी, पर संघ की शुरुआत किस किस्से में की, क्योंकि जब 1994 के अंदर, कब 1994 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर कह लो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने ये अलॉटमेंट कर दिया कि अब वहाँ पे फिशिंग करेगा तो प्राइवेट कंपनीज ही फिशिंग कर पाएंगी। समझ रहे हो आप लोग कि उस पूरे एरिया के अंदर से मध्य प्रदेश सरकार इतनी हद तक प्रेशराइज हुई कि उसने प्रेशर में आके ये कदम उठा लिया और ये बोल दिया कि अब प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वही सिर्फ वहाँ पे फिशिंग करेंगे, बाकी जो लोकल आदिवासी जनजातियाँ हैं, जो भी वहाँ जिस तरह की जनजातियाँ रहती हैं, वो कोई भी फिशिंग नहीं करेंगी। ये पूरा स्टेटमेंट क्लियर दे दिया। अब लोगों को लगा कि भाई अब हमें संघ बनाने की ज़रूरत है और अब हमें हमारी बातों को रखने के लिए रैलियां करनी पड़ेंगी, हमें हमारी बातों को करने के लिए हमको अपनी फ्रीडम फाइट आगे खड़ी करनी पड़ेगी और बहुत लंबे टाइम तक खड़ी करनी पड़ेगी। तो होता ये है कि यहाँ से इनके सत्याग्रह, रैलियाँ, लोगों के साथ उनकी हड़तालें सब शुरू होना धीरे धीरे शुरू होती हैं और एटलीस्ट 2 जनवरी 1997 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को अपना हाथ रखना पड़ता है और ये बोलना पड़ता है कि ठीक है, आज के बाद लोकल जो जनजाति है उन्हीं के पास हक होगा कि वही जाके, मतलब अब वो पूरा पार्ट कैंसिल कर दिया जिसके अंदर ये जो उनका एलिगेशन था ना कि प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है, वो हटा दिया। अब ये बोल दिया गया कि अब पब्लिकली फ्रीडली जिसको वहाँ पे फार्मिंग करनी है, फिशिंग फार्मिंग करनी है, वो कर सकता है और वो उसकी जो परमिशन है वो लेगा वो लोग फेडरेशन ऑफ द फिशिंग कॉरपोरेशन के पास से उनकी परमिशन लेनी होगी। अगर आपको वहाँ पे फिशिंग फार्मिंग करनी है तो सबसे पहले खुद को उस चीज़ के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन देखी नहीं जाएगी, बट ये देखा जाएगा कि आपको उस चीज़ के उस एरिया के लिए आप प्रिफरेबल हो या नहीं हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें इशू की, राइट्स के लिए क्या क्या किया। आगे बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवता जागता, याद रखना, एक जीवता, एक जिंदा और सांस लेता डॉक्यूमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक चीज़ को डिफाइन करता है कि इट ग्रांटिनेट्स द डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, हर चीज़ उसमें आपको दी गई है। किसके अंदर? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वन ऑफ द ऐसी बिगेस्ट बुक है पूरे इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बुक्स के अंदर गिनी जाती है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा इंडिया चल रहा हो ना तो इस बुक के आसार पर चलता है। इस बुक के अंदर आपका देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति से लेके ग्राम पंचायत किस तरीके से वर्कआउट करेगी वो सब चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। इस बुक के अंदर लिखा गया है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर को किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, एक CAG है, कंट्रोलर एडिटर जनरल,
ये किस तरीके से काम करेगा, लॉ किस तरीके से काम करेगा, जस्टिस किस तरीके से काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये किस तरीके से काम करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI ये किस तरीके से काम करेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, स्टेट पुलिस, स्टेट डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, CM, गवर्नर, ये सब लोग किस तरीके से काम करेंगे, इनके पास पावर्स क्या है, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, इनके पास किस किस हद तक उनको प्रिविलेज मिलती हैं, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, राइट। तो ये डिटेलिंग्स में आपको हर एक चीज़ कहाँ मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको बनाने से पहले लोगों को एक डिमांड की गई कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए, इसके अंदर हर एक इंसान को एक इक्वल ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल रखा जाए, राइट। तो ये आपकी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक है और इसको आपने रीड कर लिया ना तो आपको पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स पढ़ने में सबसे ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इट इज़ ए डेमोक्रेसी एंड द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी इज इक्वालिटी। वो मैं आपको बहुत पहले ये सब चीज़ें आपको मैं बहुत पहले डिटेल्स में बता चुका हूँ। और जो ये आप देख रहे हो ना ये चीज़ें वो हैं जो जिसके बारे में मैंने आपको पूरी कथा जो मैंने आपको बता दी ना कि 1958 से लेकर 1978 तक क्या हुआ, फिर 1994 के अंदर क्या हुआ, फिर 1997 के अंदर क्या हुआ, ये जो पूरी कथा है ये मैं आपको इसमें ये जो पूरी कथा इसमें लिखी हुई है डिटेल में, ठीक है। अगर आपको ये रीड करनी है आप इसको रीड कर लेना, बाकी जो मैंने आपको बताया ना वही आपकी पूरी की पूरी कहानी इसके अंदर है। क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं हम लोग जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती हैं, डैम होते हैं, TMC क्या थी पता है ना, TMC क्या, तवा मत्स्य संघ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, कल्टीवेशन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, देखो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अब देखो ये वन ऑफ द ऐसी टर्म होती है जो इंडिया के अंदर बहुत धीरे धीरे बट अब बहुत फास्टली ग्रो हो रही है। पहले इसके लिए इतना कोई डिमांड नहीं था। राइटर्स का काम पहले था कि वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जस्टिफिकेशन को, अपने लिए इक्वालिटी को या किसी के लिए आवाज़ उठाना, तो वो क्या करते थे, राइटर्स लोग अच्छे से अच्छी बुक्स को लिखते थे या फिर अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखते थे। फिर सिंगर्स आए, सिंगर्स ने क्या किया, अपनी आवाज़ या अपनी लोकल जो सिचुएशंस थी जिसके ऊपर वो सफ़र कर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने गाने बनाने शुरू कर दिए। वो आज भी हम गाने सुनते हैं, अब हम उनको रैप के रूप में सुनते हैं कि किसी इंसान ने आके रैप कह दिया तो उस रैप के अंदर वो अपने लाइफ की पूरी एक कह लो ट्रेजिडी कह लो, लाइफ की सिचुएशन कह लो या इंडिया की सिचुएशन कह लो, वो उनको जस्टिफाई करते हुए वो पूरी की पूरी रैप्स को सुनाता है। उसके अंदर उसकी दर्द पीड़ा जो कुछ भी उसको सबको दिखाता रहता है, राइट। कुछ लोग होते हैं जो डांस के रूप में अपना पूरी की पूरी कहानी को व्यक्त करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, वो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसे ड्राइंग्स बनाते हैं जो आपको भी मज़ा आता है, जिसके अंदर ये प्रूफ किया जाता है कि भाई किस तरीके से इनइक्वालिटी है, किस तरीके से हर जगह पे हर सेक्टर के अंदर इक्वालिटी नहीं है, कहाँ पे लोग जहाँ पे कहीं पे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिला हुआ है, तो ये किस तरह के लोग होते हैं, इनको क्या क्यों ये सब क्यों हो रहा है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपकी किसके अंदर आती है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के अंदर आती है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। आपका इस लेक्चर का सबसे मेन पॉइंट कौन सा था, मत्स्य सत्याग्रह, ठीक है, या फिर मत्स्य सत्य कह लो तवा मत्स्य संघ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पूरे चैप्टर को लेकर। बाकी इक्वालिटी के बारे में हम लोग पहले बहुत चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी बात करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।